नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। असद यानी अतीक अहमद का तीसरा बेटा एक पुलिस एनकाउंटर में झांसी में मारा गया है। वो कई दिनों से फरार चल रहा था। असद के ऊपर आरोप है कि जो भी हाल में जो एक फायरिंग हुई थी जिसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश का घटनाक्रम गर्मा गया था और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठने लगे थे, उसमें वो खुद सीसीटीवी में गोलियां चलाते हुए देखा गया। बहुत कम उम्र थी उसकी और 12वीं का स्टूडेंट था। 10वीं में बड़े अच्छे नंबर आए थे और ये कहा जाता है, जो मीडिया में पब्लिश हुआ है, कि वो बारेट लॉ की पढ़ाई के लिए लॉ पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन अतीक का जो रिकॉर्ड है उसके कारण उसे वीज़ा नहीं मिला। बहरहाल, जब असद मारा जाता है तो सोशल मीडिया पर गतिविधियां बहुत तेज़ हो जाती हैं और सोशल मीडिया पर दो तरह के विचार आ रहे हैं। एक, योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला दूंगा, धूल चटा दूंगा वाला जो बयान है उसका महिमा मंडन, और दूसरा ये बयान कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये एनकाउंटर में मौत नहीं है, ये एनकाउंटर में हत्या है और जानबूझकर पुलिस ने सारे कानून को तोड़ते हुए कानून को अपने हाथ में लेकर असद को मार डाला है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीति का आपराधिक इतिहास क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति दो खेमों में बटी है? क्या राजनीतिक गैंगवार होता है उत्तर प्रदेश में? और क्या जिसकी पार्टी आती है उसके सरकार में आती है उसके गैंगस्टर मौज करने लगते हैं और उनके दुश्मनों की हालत ख़राब हो जाती है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इसके इन पहलुओं को जो अलग अलग जगहों पे मीडिया रिपोर्ट छपी हैं उनके ज़रिए तलाशने की कोशिश करेंगे। मैं भी आया। जो निचोड़ निकलता है बहुत सारी चीज़ों का, वो ये कहता है कि जब जिसका राज रहा तब उसके गैंगस्टर की तूती बोलती रही। और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, धूल में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा वगैरह वगैरह, और बुलडोज़र जवाब देगा, ये सारी बातें अलग अलग सरकारों के टाइम में अलग अलग गैंगस्टर के लिए कही गई और उनके खिलाफ सख्तियां बरती गई हैं। और हर सरकार को अपने गैंगस्टर बहुत प्यारे रहे हैं। इस दौरान वो दौर है जिसमें एक खास जाति के गैंगस्टर सारे सुरक्षित हैं, विवादों से दूर हैं, लेकिन उनके दुश्मन ठिकाने लगाए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुधाकर सिंह नवभारत टाइम्स के पत्रकार हैं और उन्होंने एक बढ़िया ब्लॉग लिखा है जिसमें बहुत सारे जो यूपी के गैंगवॉर की हिस्ट्री है, यूपी के जो माफिया है उसकी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसको सजाया है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीडिया हाउसेज ने समय समय पर जो जाति कनेक्शन है, जो राजनीतिक कनेक्शन है माफियाओं का, उसको स्ट्रक्चर किया है। और आज मैं आपको कुछ चीज़ें उसी में से निकाल के बता रहा हूँ। जो खबर छपती है उसके हिसाब से 16 अगस्त 1992 को उत्तर प्रदेश में एक तनाव की शुरुआत होती है। बलरामपुर में एक झारखंडी मंदिर क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, और वहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। अचानक रेलवे की क्रॉसिंग का दरवाज़ा नहीं खुलता, रेलवे का फाटक नहीं खुलता। जो गाड़ियाँ जहाँ हैं वहीं अटक जाती हैं और वहाँ पर एक आदमी अपनी मारुति वैन से उतरता है। उसके पास AK-47 92 में है और उससे तड़तड़ाहट के साथ वो गोलियां बरसाता है और उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। ये मौत सुखेंद्र प्रताप सिंह उर्फ चुच्चू की मौत का बदला थी, जो लेने आए थे उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक डॉन माने जाने वाले ब्रजेश सिंह। बाहुबली ठाकुरों की लॉबी की लड़ाई के बीच में ब्रजेश सिंह का ये बदला था। और ये सारा बैकग्राउंड इसलिए बताया जा रहा है कि ब्रजेश सिंह 14 साल की जेल के बाद रिहा हो जाते हैं। इसलिए रिहा हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक फिज़ा प्रदेश की बदल गई थी, जिसके कारण वो रिहा हुए। इसी तरह से मिर्ज़ापुर के
विनीत सिंह एमएलसी हैं और ये सारे लोग एक खास जाति से आते हैं और ये माना जाता है कि जो सरकार अभी उत्तर प्रदेश में है उसके मुखिया, ये माना जाता नहीं है, कहा जाता है, अलग अलग जगहों पे लिखा गया है, श्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों का विशेष ख्याल रखते हैं और इसीलिए ना तो इनके ऊपर कभी बुलडोजर की खबर आपने सुनी होगी, ना छापे की खबर सुनी होगी, ना रेड की खबर सुनी होगी, ना इनके घर अरेस्ट करने गई पुलिस इसकी खबर सुनी होगी, ना कोई और खबर सुनी होगी। सबके जो अलग अलग रिकॉर्ड हैं, आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उनको निकाल के मैं इसको बहुत उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबके ऊपर कभी ना कभी तगड़ा वाला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा खेमा भी है जिनके साथ में कई खेमों की, जैसे ब्रजेश सिंह हैं, उनकी जो दूसरा खेमा है उसके साथ में गैंग वॉर चलता है, अदावत चलती है, ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, और वो है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के साथ में अदावत चलती है ब्रजेश सिंह की। विजय मिश्रा, अतीक अहमद, रिजवान जहीर, करवरिया बंथू और गायत्री प्रजापति, ये सब ऐसे लोग हैं जो अचानक सरकार बदलने से सत्ता के संरक्षण से मुक्त हो गए। यानी पहले जब सरकारें थीं तो ये खुश थे और इनके दुश्मन भागते फिरते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है वो जेल में थे, तो तब उनके ऊपर दमन होता था। ये अलग बात है, उस वक़्त एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एनकाउंटर, दूसरी चीज़ों के बहुत सारे आरोप नहीं लगते थे। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, बाकायदा UNHRC ने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। अमेरिका के जो जूरिस्ट हैं, जो जजेस हैं, उनके संगठन ने भी इस पर सवाल उठाए और बार बार इस पर चर्चा होती रहती है कि उत्तर प्रदेश में अब अदालत की ज़रूरत को सरकार ने साइड निकाल दिया है और वो खुद ही हिसाब किताब कर लेती है, जिसके चाहो मकान उड़ा दो, जिसके चाहो आदमी उड़ा दो। और ये बात भी मैं आपको पहले इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और आज की तारीख में ये सारे नाम जिनका मैंने नाम लिया, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, अतीक अहमद, रिजवान जहीर, करवरिया बंधु और गायत्री प्रजापति, सारे के सारे जेल में हैं। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको ये लगेगा कि नहीं साहब, उनको जेल में क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपको सही लग रहा है, उनको जेल में होना चाहिए। गैंगस्टर्स को जेल में होना चाहिए और किसी की भी सरकार हो, सभी गैंगस्टर्स को जेल में होना चाहिए। एक ज़माने में ये सब लोग जो आज जेल में, ये बाहर थे और इनके विरोधी गुट के जो गैंगस्टर हैं वो छिपते छिपाते भागते हुए रहते थे। लेकिन अब कोई MLA बन गया, कोई MLC बन गया, किसी की पत्नी कुछ बन गई, ये रिकॉर्ड आप देख रहे हैं। और ये सारा का सारा जो एक आपराधिक स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, वो हमको बताता है कि ये जो कुछ चल रहा है ये एक हद तक अपराधी गैंगों के बीच के गैंगवार का एक हिस्सा है। तो क्या हम ये सोचें, क्या हमें ये सोचना चाहिए कि सरकार और सरकार का जो पूरा सेटअप है, पुलिस है, वो भी एक गैंगवार का हिस्सा बन गई? क्या किसी खास स्ट्रक्चर के जो अपराधी होते हैं, सरकार और पूरा का पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है, जो सरकार का सेटअप है, सरकार की ताकत है, उसके हथियार, बंदूक, जवान, वो जिसकी सरकार होती है उससे जुड़े हुए गैंगस्टर्स के खेल का हिस्सा हो जाते हैं? क्या जिसकी सरकार है वो सरकारी पुलिस का दुरुपयोग गैंगवॉर में करती है? ये कहना थोड़ा सा एक्सट्रीम है, ये कहना अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी है, और इतनी बड़ी टिप्पणी है जितना कि आप किसी को भी बहुत ज़्यादा आप तोहमत लगा दें। लेकिन मन में ये विचार आता है, इसलिए मैंने पूछा क्या हमको ये सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में काम होना चाहिए और रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। इससे पहले की सरकारों में, उससे पहले की सरकारों में, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज से नहीं सालों से, एक व्यक्ति नहीं, आज का मुख्यमंत्री नहीं, इससे पहले वाले मुख्यमंत्री, उससे पहले वाले मुख्यमंत्री, उससे भी पहले वाले मुख्यमंत्री, लगातार कई मुख्यमंत्रियों पर गैंगस्टर्स को प्रश्रय देने के आरोप लगते रहे हैं। अगर आप देखें तो आज की तारीख में एक जाति कारण को ढूंढ रहे हैं लोग, और वो कह रहे हैं कि ठाकुर माफिया जो हैं, तो लोग लिख रहे हैं कि जो ठाकुर माफिया हैं
वो ठसक में आ गए हैं क्योंकि योगी जी की सरकार है। अगर आप इसको थोड़ा और आगे देखें, 91 में बलरामपुर में पथिक होटल में सुखेंद्र प्रताप सिंह की हत्या हुई थी। इस हत्या में समीउल्लाह, रिजवान जहीर और अनिल शुक्ला का नाम सामने आया था। ब्राह्मण और मुसलमान गैंगस्टर्स पहले बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे। सलीउल्लाह ने सुखेंद्र को गोली मारी थी और कई स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि अनिल शुक्ला ने होटल में होने की मुखबिरी की थी और सुखेंद्र को रास्ते से हटा दिया था रिजवान गैंग ने। 1 साल के अंदर इसका बदला ले लिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त ब्रजेश सिंह ने खुद AK-47 से गोलियां चलाई थीं। मैंने आपको जहां से शुरू किया था, रेलवे क्रॉसिंग वाला मामला, ये वही मामला है। झारखंडी क्रॉसिंग बंद थी, बस फायरिंग की गई। बस फायरिंग होती है कि जब आप कोई गन चलाते हैं AK-47 वगैरह, तो आपको बार बार ट्रिगर नहीं दबाना पड़ता, एक बार दबाते हैं और धनाधन फायर निकलने लगता है। गन की कैपेसिटी है AK-47 मेरे ख्याल से सेकेंड्स के अंदर कई गोलियां चल जाती हैं। और यह बताया जा रहा है कि मारुति वैन से जब उतरे ब्रजेश सिंह ये हत्या करने के बाद, तो उन्होंने ठाठ से खड़े होकर उसी जगह पे और पान की दुकान पे पान खाया था, ऐसा लोग कहते हैं। अब ये बिल्कुल एक फिल्मी टाइप का हो गया, लेकिन ये गैंगस्टर्स लोग जो होते हैं इसी तरह से अपनी हनक बनाए रखने के लिए संदेश देते हैं। जैसे ये कभी गवाह की जो हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद जिसमें शामिल माना जा रहा है, जिसमें CCTV में अतीक का बेटा असद, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है, वो गोलियां चलाता हुआ दिखता है। ये मामला भी उसी तरह का सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश थी, क्योंकि गैंगस्टर्स की ताकत, उसका खौफ होती है और वो खौफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं जिससे लोग कांपें। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच में जो गैंग वॉर चलता रहा है, अब ब्रजेश सिंह का पलड़ा भारी है क्योंकि सरकार, उसके तमाम किस्से हैं। 15 जुलाई को ब्रजेश सिंह जिस केस में जमानत पर छूट कर आए हैं, उस केस में मुख्तार अंसारी को निशाना साधकर AK-47 से गोली मारने की कोशिश की गई थी। 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी का गनर भी शामिल है। 2001 का मामला है। पिछले 2 चुनाव का नतीजा आपको बताएगा कि किस तरह से अब बीजेपी की सरकार आने के बाद, खास तौर पे एक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उनके ऊपर लोग जो एक ठाकुर संरक्षक होने का आरोप लगाते हैं, उस सरकार के आने के बाद बिल्कुल रवैया बदल चुका है। 2016 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत संघर्ष कर रही थी कि उसको एक एक सीट अहम थी, तब भी ब्रजेश सिंह MLC का पर्चा भरते हैं और उनकी पत्नी भी उनके मुकाबले डमी कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरती हैं। और उस दौर में भी ब्रजेश सिंह बाद में नाम वापस ले लेते हैं, उनकी पत्नी जीत जाती हैं। अन्नपूर्णा सिंह उनकी पत्नी का नाम है, जो बम्पर वोटों से जीतती हैं। इस चुनाव में एक नई चीज़ सामने आती है और वो चीज़ ये है कि ब्रजेश सिंह अपना नाम वापस ले लेते हैं, उनकी पत्नी डमी कैंडिडेट के तौर पर खड़ी रहती हैं। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसका नाम है सुदामा पटेल। वो प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से उसके समर्थन में काम नहीं कर रहा था। उसने बाकायदा आरोप लगाया कि जो बनारस के सारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो ब्रजेश सिंह की पत्नी का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, योगी राज में किसी जिले के पदाधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक पुराने बदनाम माफिया की पत्नी, जिनको डमी कैंडिडेट माना जा रहा है, उसके पक्ष में काम करें और अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए काम ना करें। एक चुलबुल सिंह होते थे जो बड़े भाई थे ब्रजेश सिंह के, वो बीजेपी से उनका हमेशा जुड़ाव रहा। अब वो दुनिया में नहीं है। 12 साल तक बीजेपी के MLC रहे चुलबुल सिंह। 6 साल के लिए चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में और उन्हें ये माना जाता था कि वो जिला पंचायत का जो पॉलिटिक्स है उसके वो एक्सपर्ट हैं। 2 बार से उनके बेटे
सुशील सिंह यानी ब्रजेश सिंह के भतीजे चंदौली जिले की सैयद राजा सीट से बीजेपी के एमएलए हैं। सुशील सिंह की पत्नी यानी भतीज बहू किरण सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वाराणसी और आसपास के जिलों की सियासत में दबदबा ब्रजेश सिंह के परिवार का दशकों से कायम है। पहली हत्या के बाद जब 1985 में पहली हत्या का आरोप लगा था उनका ऊपर, और 2008 तक ब्रजेश सिंह फरार रहे थे, और 24 फरवरी 2008 को दिल्ली पुलिस ने उन्हें भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। ये जानकारी अलग अलग जगह छपी है। हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार के ब्लॉग में भी ये जानकारी है। बड़े बड़े ठाकुर माफिया, ये तो माफिया हुआ वो जो गोरखपुर और पूरा ईस्टर्न यूपी के आसपास का योगी जी के कोर मुख्य कर्म क्षेत्र का है। आप मिर्जापुर में जाएं तो वहाँ पर भी योगी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पर पूरी सख्ती कर रही है। मिर्जापुर में एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का दबदबा है, और कहा जाता है कि चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर में विनीत ठाकुर का ठाकुर समुदाय के बीच बड़ा अच्छा असर है। एमएलसी चुनाव में वो निर्विरोध जीतते हैं। विनीत के खास राजू कन्नौजिया मिर्जापुर के जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं, और वो लग्जरी कारों में घूमते हैं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में विनीत ने बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र पांडे की भी मदद की। इस वजह से वो दोबारा से सीट जीतने में कामयाब हो गए। ये सरल और संयत भाषा है। दूसरे शब्दों में एक वो भी आदमी इनको सलाम ठोकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच का इलाका वहाँ पे है। उनकी धाक बोलती है। उनके ऊपर कई सारे मुकदमे पहले रहे हैं। योगी सरकार ने 4 जिलों का एक छत्र राज सौंप रखा है। नेताजी इन दिनों निजी हेलीकॉप्टर से चलते हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से पिछली 3 बार से वो सांसद हैं। कुल मिलाकर 6ठी बार सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। और अभी हाल में जब मैंने बताया कि जो पहलवान लोग हैं उन लोगों ने, महिला पहलवानों ने जब बहुत सारे आरोप लगाए शोषण के और आंदोलन किया, तो यही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और बहुत जल्दी जांच होकर इनको क्लीन चिट मिल गई। 50% से ज़्यादा ठेके इस इलाके के सिर्फ नेताजी के चेलों को मिलते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसके अलावा कई पुरानी घटनाएं हैं। एक हरिशंकर तिवारी होते थे। हरिशंकर तिवारी ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर गैंगस्टर्स की लड़ाई, वो भी बहुत बड़े एक गैंगस्टर्स होते थे। और जिस तरह की खबरें अलग अलग जगहों पे मीडिया में मिलती हैं उसके हिसाब से वो योगी सरकार आते ही बहुत जल्दी एक काम किया सरकार ने, और एक हरिशंकर तिवारी का हाता मतलब अहाता, एक उनका घर था समझ लीजिए, या जो अलग अलग राज्यों में कहीं उसको बाड़ा कहा जाता है, कहीं कहा जाता है, एक कैंपस जिसमें उनका पूरा बड़ा सा घर, और उस घर के अंदर पुलिस ने छापा मार दिया। हरिशंकर तिवारी आप जानते हैं कि उनका कितना बड़ा आपराधिक संपर्क रिकॉर्ड पे है। अगेन एक तरफ एक गैंगस्टर, दूसरी तरफ दूसरा गैंगस्टर। अब सोचने की बात यह है कि जितने बड़े बड़े धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, क्या इनके दाग धुल गए हैं? ये लिखा गया है। क्या इनके दाग अच्छे हैं? इनके खिलाफ कभी कोई छापा क्यों नहीं पड़ता? इनको पुलिस घेरती क्यों नहीं? इनको पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाती? इनके घर पे कभी कोई बुलडोजर क्यों नहीं जाता? क्या ये सब लोग पतित पावनी ड्राई क्लीनिंग पार्टी में से निकल के शुद्ध हो चुके हैं, या कोई जातीय समर्थन इन लोगों को मिल रहा है और एक खास जाति के माफियाओं को खुली छूट है? ये सवाल बार बार जगह जगह उठाए जाते रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक माफिया जो 23 साल तक फरारी काटता रहा, ब्रजेश सिंह, जिसकी पुलिस के पास तस्वीर तक नहीं थी, ठीक वैसे जैसे दाऊद इब्राहिम की तस्वीर नहीं है किसी के पास में, 14 साल जेल में रहने के बाद आज़ाद हो गया। कैसे हो गया? कानूनी रास्ते से उसे जमानत मिली है, लेकिन जमानत कैसे मिलती है हम सब जानते हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री थे, वो भी उसी जाति से आते थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था।
योगी सरकार के टाइम में सब कुछ बदल गया। जो पीड़िता थी उसने भी बयान वापस ले लिया, पुलिस ने भी मुकदमे को ज़्यादा, देखिए कोर्ट में मुकदमा तो सरकार की पुलिस की तरफ से वकील ही लड़ेगा ना, और वही लड़ेगा जो सरकार लड़ना चाहेगी, क्योंकि वो सरकार का वकील। तो आप अगर ढील दे देंगे तो जमानत मिल जाएगी। इसी तरह से कई सारी चीज़ जो निकल के आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ गैंगवार का हिस्सा है। इसको आप ये मत समझिए कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, ये करने के लिए कुछ किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है, लेकिन ये तब हो जबकि सभी गैंगस्टर्स के ऊपर समान रूप से सख्ती हो। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है इन सारी चीज़ों को, जितना अलग अलग विद्वानों ने लिखा है उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ क्लोजली, तो उसको देखकर लगता है कि ये थोड़ा सा गंभीर मसला है, और इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ललकार सरकार के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, डेफिनेटली वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसको किसी व्यक्ति का महिमा मंडन कह के अगर ट्विटर पे आप या न्यूज़ चैनल्स पे चलाते हैं तो ये अलग मसला है। किसी आदमी के बेटे का एनकाउंटर में डेथ होती है, और उस एनकाउंटर में मौत के बाद में अगर ये कहें कि उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, और उस पूरे डायलॉग बाजी के साथ में आप एक संदेश दे रहे होते हैं कि देखा वो आदमी कितना निडर है, निर्भीक है। आदमी कुछ नहीं कर रहा है। सत्ता की ताकत, सरकार की पुलिस, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस होती किस लिए? पुलिस इसलिए बनाई गई कि जब कानून का शासन हो और कानून की बात कोई ना माने, कोई आदमी कानून सम्मत आदेश को ना माने या कानून का पालन ना करे और अपना बाहुबल दिखाने की कोशिश करे, तो कानून की शरण में व्यक्ति को फोर्सफुली जबरन पकड़कर ले जाने का काम करे, वो है पुलिस। वो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो कोई बाहुबली नहीं है, वो गुंडे नहीं हैं। और पुलिस जो है वो स्टेट की ताकत है, सरकार की ताकत है, किसी व्यक्ति की ताकत नहीं। ये दंगल नहीं हो रहा है कि किसी ने किसी को उठा के पटक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ना ये नौटंकी हो रही है, ना ये आला उदल पढ़ा जा रहा है। ये गंभीर मसला है। और ये बात मान के चलिए कि किसी भी मुख्यमंत्री के पास, वैसे तो ये लॉ मेकर है, इनका काम है कानून बनाना, ये अधिकार नहीं है कि किसी को मारने का आदेश दे सकें, नहीं है। लेकिन आप अगर ये बार बार खुलेआम करें कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप अपने आप में कानून के बहुत बड़े उल्लंघन की बात कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरी जानकारी को मैं जो आपके सामने लाया हूँ, इसका मकसद ये है कि आप समझ सकें कि ये कोई ऐसा महान रिवॉल्यूशन नहीं हो रही हिंदुस्तान में, कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। बस सिर्फ ये हो रहा है कि जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसको सिलेक्टिव कार्रवाई बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, उस सिलेक्टिव कार्रवाई को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और जो कार्रवाई मेरा गैंगस्टर तेरा गैंगस्टर वाली कार्रवाई है, जो इससे पहले भी होती रही है, जैसे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसने इन गैंगस्टर्स को संरक्षण दिया हुआ था, या उससे पहले राजनाथ सिंह का टाइम था, तब कुछ दूसरे लोग थे। और दुर्भाग्य से इसीलिए अपराध कभी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि हर गैंगस्टर को पता है मेरा टाइम आएगा। अतीक भले ही बेहोश हो जाता है बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद, लेकिन वो भी सोच रहा होगा मेरा टाइम आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, मेरा टाइम आएगा तो मैं वैसे करूँगा। और ये जो चीज़ है, ये जो सिलसिला है, ये हमारे जैसे लोग जिनके घर में डंडा भी नहीं है, जो किसी आदमी से ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, उन सब लोगों के लिए कितना डराने वाली बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।